और देखिए सक्सेस की कुछ पहचान है। सबसे पहली चीज है सक्सेस। सक्सेस की कुछ पहचान है। यदि आपके दोस्त, यदि आपके यार, यदि आपके जिगरी यार आपसे दूर जा रहे हैं तो वो सबसे पहली पहचान है सक्सेस की। यदि आपके दोस्त आपसे दूर जा रहे हैं, यदि आपको उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान है सक्सेस की। दूसरी चीज जो ये है, यदि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो बात अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तो ये भी एक सक्सेस की पहचान है। यदि लोग आपके बारे में अच्छा बात कर रहे हो तो भी ठीक है, बुरा बात कर रहे हो तो भी ठीक है, यदि आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं तो वो भी एक सक्सेस की पहचान है। कबीरदास की जो एक बहुत ही सुंदर सी एक पंक्ति है, ये हम लोग मेनली अपने क्लास 9th में पढ़ा करते थे। कबीरदास कहते हैं कि यदि सामने वाला आपकी निंदा करता है, यदि सामने वाला आपकी बुराई करता है, तो उसको अपने हृदय रूपी आंगन में बैठा कर रखना चाहिए। क्या कहते हैं कबीरदास कि यदि आपके सामने वाला, यदि आपका चहेता आपके बारे में, या फिर कोई दूसरा ही इंसान क्यों ना हो, यदि आपके बारे में वो भला बुरा कहते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके हर अच्छे काम में वो कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको आप अपने हृदय रूपी आंगन में बैठा कर रखिए, अपने हृदय में उसको एक छोटा सा जगह दे दीजिए, ताकि वो वहां पे बैठ के आपके अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, उसको आपके सामने ला सके। कबीरदास कहते हैं कि यदि आपके सामने वाकई में वो बुराई है जो सामने वाला कर रहा है, तो उस बुराई पे काम कीजिए और उस बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दीजिए। कबीरदास की ये सबसे अच्छी पंक्ति ये है कि यदि आपके अंदर वाकई में ऐसा कुछ है जो कि सामने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है, तो उस चीज को आप सामने लाइए, उस पर काम कीजिए। क्योंकि कबीरदास फिर कहते हैं कि निंदा करने वाला अक्सर आपके अंदर मौजूद कमियों को आपके सामने लाता है और आप उस पर काम करते हैं। तो आप हमेशा याद रखें बच्चे कि यदि सामने वाला आपकी निंदा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यदि वाकई में आपके अंदर कमी है तो उस कमी को सामने लाइए और उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। और यदि वाकई में आपके अंदर वैसा कुछ कमी नहीं है तो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या वो सुनना चाह रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो आपकी निंदा कर रहे हैं, या तो वाकई में आपको वो आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं, या फिर वाकई में वो आपको आगे ही बढ़ाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ाने का मकसद ये उनका ये होता है, निंदा करने का मकसद उनका ये होता है कि आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी खराबी है, उसको आपके सामने लाया जाए और आप डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन आपको अपने सोचने और समझने की जो विचारधारा है, आपकी जो आपके जो तरीका है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। यदि आपके अंदर वाकई में वो कमी है तो उसको सामने लाइए, यदि नहीं है तो फिर वो क्या कह रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद है तीसरी चीज जो ये है कि टाइम है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिन 24 घंटे के बजाय यदि 25 घंटे का होता तो ज़्यादा अच्छा होता, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो बधाई हो, और ये भी एक सक्सेस की निशानी है। आपको लग रहा होगा और आप जब मेहनत करते होंगे तो बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार काश दिन 24 घंटे के बजाय यदि 25 घंटा का होता तो कितना अच्छा होता। और यदि आप ये चीज़ आपको लगेगा, ये अनुभव आपको हो जाएगा, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये भाव भी आपको अपने अंदर देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। चौथी चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे लास्ट है वो है पागलपन। जब तक लोग आपको पागल ना कहना शुरू कर दे, तब तक आप समझिए कि आप तरक्की के रास्ते पे नहीं चले हैं। तरक्की के रास्ते पे नहीं चले हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी आप बहुत पीछे हैं, लोगों के सोच से, लोगों के समझ से आप बहुत ही पीछे हैं। यदि लोग आपको पागल कह रहे हैं
तो बधाई हो, क्योंकि ये भी एक सक्सेस की निशानी है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिसे आज हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, सालों सालों भर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सालों सालों भर भूख प्यास क्या है उनको तो ये भी मतलब नहीं था। अब आप समझिए कि उस समय लोग उनको देखकर क्या कहते होंगे, पागल ही तो कहते होंगे, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बरगद के पेड़ के नीचे सालों साल बैठा हुआ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो आदमी को पागल नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। लेकिन वही पागल इंसान बाद में जाकर महात्मा बुद्ध बनते हैं और पूरा संसार आज उनको पूजता है, पूरा संसार आज उनको पूजता है। और ये शर्म की बात है हमारे लिए कि महात्मा बुद्ध भारत से ज़्यादा चाइना में पूजे जाते हैं। यानी कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहीं पे उनको इतना ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाकर चाइना में इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और उनको ज़्यादा पूजा जाता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। उसके बाद एक और हमारे लिए एक उदाहरण है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से 1915 में और आते ही कह दिए कि हम भारत को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन आज़ाद इस तरीके से करवाएंगे कि जरा सा भी कहीं पर भी दंगा फसाद देखने को नहीं मिलेगा। हम जैसा इंसान यदि उस समय पे होता, मान लीजिए यदि हम जैसे इंसान यदि उस समय पे होते, तो हम तो यही चाहते कि अंग्रेज को मार पीट के यहाँ से भगा दिया जाए। हमारे मन में तो सबसे पहले विचार यही आता। लेकिन महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, साउथ अफ्रीका से आते हैं अपने वकालत की पढ़ाई करके और कहते हैं कि हम भारत को आज़ाद करवाएंगे, वो भी बिना किसी हिंसा के। बिना किसी हिंसा के मतलब ये कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के बाहर भी निकालेंगे, लेकिन बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लड़ाई पीट, बिना किसी झगड़े के। ये उनकी महानता है जो कि आज उनको मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाती है। ये पागलपन है, पागलपन, इसी का नाम पागलपन है। और जिस किसी इंसान ने पागलपन को अपने ऊपर उतारा, जिस किसी इंसान ने अपने अंदर उस पागलपन को सहा, अपने पागलपन की बेइज्जती को सहा, और वही इंसान बाद में जाकर चमका भी है, और वही इंसान इतिहास के पन्नों में उसी इंसान का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पागलपन आपके अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो अपने अंदर उस पागलपन को लाइए और उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कर्ण का। यदि आप महाभारत पढ़े हो या फिर आप महाभारत जानते हो तो आपको मालूम होगा कि कर्ण जब धीरे धीरे बड़े होते हैं कर्ण, तो उनको धीरे धीरे ना अपने धनुर्विद्या में उनका जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी कि वो भी चाहते हैं कि बाकियों के तरह हम भी तीर धनुष को चलाना सीखे। धनुर्विद्या में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके सामने ये प्रॉब्लम आते हैं कि छोटे कास्ट के लोग उस समय पे धनुर्विद्या का ज्ञान जो है वो हासिल नहीं कर सकता। ये कर्ण के सामने उस समय पे ऐसा स्थिति बन गया था। और उस समय पे ये था भी, जब महाभारत का दौर चल रहा था तो उस समय पे ये सिस्टम था कि जो निचले कास्ट के लोग हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, वो धनुर्विद्या का जो ज्ञान है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत बुरा लगा कर्ण को लगा कि इंसान तो सभी बराबर हैं, अधिकार भी सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन कर्ण को यहाँ पे धनुर्विद्या का जो ज्ञान था वो नहीं मिल पाया, और बाद में वो इस प्रकार से आगे सोचते हैं और इस प्रकार से उनका ये आप कह सकते हैं कि उनका इतना ज़्यादा आगे विचारदर्शी वो थे कि उन्होंने ये ठान लिया कि हस्तिनापुर के साथ साथ आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी होंगी, वो चाहे वो नीचे कास्ट से हो चाहे बड़े कास्ट से हो, हर कोई धनुर्विद्या सीख सकेगा और हर कोई उसको अपना सकेगा। उन्होंने ये चीज़ ठाना और जाकर लास्ट में उन्होंने हर इंसान को ये अधिकार दिलवाया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तो पागलपन भी आपके अंदर होना चाहिए, महात्मा बुद्ध के जैसा, महात्मा गांधी के जैसा,
कर्ण के जैसा। ये पागलपन है। पागलपन आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आप समाज को नहीं बदल पाएंगे। और आप यदि चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें भी याद किया जाए, हमें भी एक प्रेरणा के रूप में देखा जाए, तो आपके अंदर सबसे पहले पागलपन को उत्पन्न करना पड़ेगा। दूसरी चीज है एटीट्यूड। दूसरी चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि यार तुम हमको अपने बर्थडे पे नहीं बुलाए तो हम भी तुमको अपने बर्थडे पे नहीं बुलाएंगे। तुम अपने बुआ की शादी में कार्ड नहीं भेजे तो हम भी तुमको कार्ड नहीं भेजेंगे। तुम हमें फ़ोन नहीं करते हो तो हम भी तुमको फ़ोन नहीं करेंगे। ये एटीट्यूड का मतलब थोड़ी ना है। ये तो हम लोग 1-2 में जब पढ़ा करते थे तब ये सब हम लोग किया करते थे। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है। एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, आपका जितना भी आपके सामने प्रॉब्लम आना था वो आपके ऊपर हो, आपका घर परिवार जो भी है सब कुछ बिखर चुका हो, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। यार ये समय बुरा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब सब कुछ ठीक होगा। तो कठिन परिस्थिति में भी आप यदि एक मुस्कान के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं और उस चीज को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, तो ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब ये है। एटीट्यूड का मतलब, सही मायने में एटीट्यूड का मतलब ये है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन वही इंसान है जिन्होंने कि हमें बल्ब दिया, यानी कि बल्ब का जो इन्वेंशन है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने ही करा था, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन अपने लेबोरेटरी में, अपने लैब में, अपने प्रयोगशाला में दिन भर बेचारे अंदर ही रहते थे और दिन भर ही वहाँ पे अपना जो है वो प्रैक्टिस हमेशा क्या करते थे और नया नया इन्वेंशन वो क्या करते थे, ताकि किस प्रकार से आने वाले जनरेशन को एक बल्ब के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया जाए, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर होगा वो एक लाइट के नीचे पढ़ सके, अपना काम कर सके। यानी कि आने वाला जनरेशन वो किस प्रकार से प्रकाशमय हो जाए, इस पे वो काम कर रहे थे अपने। तो वो बेचारे बार बार अपने लेबोरेटरी में, अपने प्रयोगशाला में ये काम कर रहे थे और बार बार कुछ नया इन्वेंशन वो हमेशा करते रहते थे। और बगल वाले जितने भी मोहल्ले थे, उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो रिश्तेदार थे, वो उनको कहा करते थे कि यार एडिसन, तुम दिन भर अपने लेबोरेटरी में ही घुसे रहते हो, आखिर करते क्या हो। तो वो बताते नहीं थे कभी किसी को कि यार देखो हम बल्ब का इन्वेंशन कर रहे हैं, कभी बताते नहीं थे। वो उसको अपने अंदर रखते थे। लेकिन जब एक दिन, हाँ, लेकिन ये लोगों को मालूम था कि इसके घर में एक लेबोरेटरी है और वहाँ पे वो अपना दिन भर जो है प्रयोगशाला में अपना कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है, लेकिन वो कभी बताए नहीं थे कि हम बल्ब का ही इन्वेंशन कर रहे हैं। लेकिन वो करते रहते थे। एक दिन उनके लेबोरेटरी में आग लग गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आग लग गया। आते हैं उसके फ्रेंड, रिश्तेदार जितने भी थे सारे आते हैं और उनको कहते हैं कि यार एडिसन, तुम्हारे लेबोरेटरी में तो आग लग गया, अब क्या करोगे, जितना भी तुम्हारा मेहनत था सब बेकार हो गया, आप क्या करोगे। ये एटीट्यूड वहां पे थॉमस अल्वा एडिसन किस प्रकार से दिखाते हैं, इस चीज को सुनिए। सबसे पहली बात तो वो एक बार मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ सब कुछ जल गया, अच्छा हुआ सब कुछ जल गया, जितना भी प्रॉब्लम था, जितना भी मिस्टेक था, सब कुछ खत्म हो गया। अब जो शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल एक फ्रेश शुरुआत होगा और बिल्कुल एक ताजा एकदम शुरुआत रहेगा, जहां पे कि एक नया चीज हम लोग सीखेंगे। ये थॉमस अल्वा एडिसन का ये उस समय पे एटीट्यूड था। आपके घर में कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, और यदि आप उसको एक मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ हैंडल कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी एटीट्यूड है और ये सबसे बड़ी आपकी जीत भी है। दशरथ मांझी जिसे हम लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, आपको उसको कौन नहीं जानता है आज, उनको हर कोई, हर एक हिंदुस्तानी उनको जानता है। एक पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का मौत हो गया और वो बेचारे ठान लिए कि इस पहाड़ को हम बीचों बीच चीड़ के रहेंगे और इसके बीचों बीच एक नया रास्ता बना के हम लोग यहाँ पे आने वाले जनरेशन को देंगे। निकले घर से, हाथ में एक छेनी हथौड़ी लिए और पहाड़ के सामने जाके कहते हैं, सोचिए,
ये एक पागल ही कर सकता है। और पहाड़ के सामने जाके कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एटीट्यूड नहीं है तो और क्या है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, आप पूरी तरीके से थक चुके हैं, आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान है कि यार आज दिन कठिन है लेकिन आने वाला समय बहुत ही सुखहाली का जिंदगी हम लोग गुजारेंगे। ये एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तीसरी चीज है एम्बिशन। तीसरी चीज है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब हो गया कि आप जो चीज नहीं सोच सकते हैं, जो आपके स्तर से बहुत बड़ा हो, उसके बारे में भी यदि आप सोच पा रहे हैं तो ये है हमारा एम्बिशन। क्या महात्मा गांधी ने कभी सोचा होगा कि आने वाला जनरेशन हमें फादर ऑफ नेशन के नाम से जानेगा? कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने। कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाला जनरेशन हमें फादर ऑफ नेशन के नाम से जानेगा, कभी नहीं। तो ये एम्बिशन है। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि अपने बचपन में पेपर बांटते थे और पेपर बांटते हुए ही उन्होंने अपना एजुकेशन जो था उनको उन्होंने पूरा किया, क्या कभी वो सोचे होंगे कि आने वाला जनरेशन हमें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानेगा? और क्या कभी वो ये सोचे होंगे कि आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति के रूप में हमें चुना जाएगा? कभी नहीं सोचे होंगे। एम्बिशन लेकिन बड़ा था, एम्बिशन बहुत बड़ा था। तो ये एम्बिशन है। तो ये चीज आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आनंद सर के बारे में कौन नहीं जानता है? आज हर किसी के मुंह पे सुपर 30 का नाम जरूर है। आनंद सर वही इंसान है जिनके ऊपर सुपर 30 जो मूवी है वो निकाला गया। क्या आनंद सर कभी सोचे होंगे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरे ऊपर, यानी कि मेरे स्ट्रगल के ऊपर एक मूवी बनाया जाएगा, वो भी भारतीय सिनेमा के इतने बड़े कलाकार ऋतिक रोशन, वो भी कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर मूवी बना। ये एम्बिशन है, ये एम्बिशन है। तो आपको अपने एम्बिशन को बहुत ही बड़े लेवल तक लेकर जाना है। बहुत ही जितना दूर तक आप सोच सकते हैं उसको सोचिए, और केवल सोचने से तो होगा नहीं, उसके ऊपर अपने आप को ढालिए भी, उसको मुकम्मल भी कीजिए, है ना। उसके बाद चौथी चीज है ड्रीम। अपने ड्रीम को कभी किसी को मत बताइए। यदि बता दिए तो आप कुचल दिए जाएंगे, और ये हकीकत है। आपका ड्रीम क्या है, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आप क्या नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, ये आपके परछाई को भी मालूम नहीं होना चाहिए। यदि मालूम हो गया तो फिर आप कुचल दिए जाएंगे और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। क्या एलोन मस्क क्या कभी सोचे होंगे, हालांकि सोचे तो होंगे, लेकिन क्या कभी उन्होंने किसी को बताया होगा कि यार हम एक ऐसा मिसाइल बनाने वाले हैं, एक ऐसा रॉकेट बनाने वाले हैं जो कि आकाश में तो जाएगा लेकिन दोबारा वो पृथ्वी पे भी लैंड करेगा, वो भी सक्सेसफुल लैंडिंग। सोचे तो होंगे लेकिन कभी किसी को बताए नहीं होंगे। तो ये ड्रीम है। आज उनके बनाए हुए मिसाइल, आज उनके बनाए हुए रॉकेट नासा तक यूज करती हैं, नासा यूज करती हैं। सोचिए, ये है ड्रीम का पावर। आपके अंदर जो भी ड्रीम है, आपका जो भी नेक्स्ट मूव होने वाला है, आप नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं, ये आपके परछाई को भी मालूम नहीं होना चाहिए। और यदि मालूम चल गया तो फिर आप कुचल दिए जाएंगे, वहीं पे आप रौंद दिए जाएंगे। तो आपका ड्रीम ये होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी कभी ये सोचे होंगे कि आने वाले समय में हम भारत का
प्रधानमंत्री बनेंगे। सोचे तो होंगे लेकिन कभी किसी को बताए नहीं होंगे कि यार देखो आने वाले समय में हम गुजरात के सीएम के साथ साथ आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। कभी नहीं बताया वो किसी को। लेकिन आज ऐसा समय है जहां पे कि नरेंद्र मोदी एक हाथ से दबाए हुए है पाकिस्तान को, तो दूसरे हाथ से दबाए हुए है चाइना को। दोनों को हिलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा ड्रीम है और ये ड्रीम का पावर है। ड्रीम किसी को मत बताइए, ये मत बताइए कि यार हम ये करने जा रहे हैं, नहीं, अपने अंदर रखिए ना, उसको अपने अंदर रखिए और उसको करके दिखाइए। तो ये ड्रीम का पावर है। जब बहुत ज्यादा थक जाएं, बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अब आगे क्या किया जाए, बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। जब बहुत थक जाएं तो चुपचाप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठिए। जब ज्यादा मन विचलित हो जाए, समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो उठिए और कहीं घूमने निकल जाइए। कहीं भी घूमने निकल जाइए। जहां आपका मन करे वहां आप चले जाइए और घूमने निकल जाइए। बस ज्यादा मन विचलित हो जाए और आपको समझ में ना आने लगे कि क्या किया जाए, तो बाहर निकलिए, गरीबों की मदद कर दीजिए। किसी को चप्पल नहीं है, चप्पल दिला दीजिए। किसी को टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट दिला दीजिए। किसी को खाने के पैसे नहीं है, पैसे दिला दीजिए। किसी के पास अनाज नहीं है, अनाज दिला दीजिए। इसके बावजूद भी जब आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाए, तो अपने माँ के पास जाइए और माँ के गोद में अपने सर को रखकर कुछ देर के लिए आराम से चुपचाप सो जाइए। और वहां पे जो आपको सुख की अनुभूति होगी, वो दुनिया के किसी भी सुख के बहुत ऊपर है। उसका लेवल ही अलग है, उसके बारे में कहना ही क्या है। माँ की गोद में जो नींद है और सोने के बाद उनका इस प्रकार से हाथ अपने बाल के ऊपर सहलाना, उसका जो सुख है, वो सुख आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि यदि आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो कामयाब का तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल एक सफल इंसान जरूर बन जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो ये कि आप अपने ड्रीम को किसी को मत बताइए। रिश्तेदार वाले पूछ रहे हो कि बेटा इस बार कितना नंबर आ जाएगा, तो उनको जवाब दीजिए अंकल नंबर का तो पता नहीं, पास हो जाए तो वही बहुत है ना। इस प्रकार का आप अपने अंदर विचारधारा रखिए। सामने वाला यदि पूछ रहा हो तो उसको बोलिए अंकल नंबर का तो मालूम नहीं, पास भी हो जाए तो बहुत है। सामने वाला पूछे कि बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तैयारी यदि कर रहे हो बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो बोलो कि अंकल दरोगा में हो जाए तो बहुत है, पुलिस में हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बताना ही नहीं है, अपने ड्रीम को बताना ही नहीं है। यदि बता दिए तो वही बात है कि आप फिर कुचल दिए जाएंगे। और जो आपको उस समय बेइज्जती देखने को मिलेगा, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और खुदा ना खास्ता आपसे बीपीएससी ना निकला या फिर यूपीएससी ना निकल पाया, तो फिर आपको ताना ही ताना मिलेगा। अपने ड्रीम को किसी को मत बताइए। आपके परछाई को भी आपका ड्रीम जो है वो मालूम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि आप फॉलो करके बहुत आगे जा सकते हैं और उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोच रखा है।